हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और लास्ट लेक्चर में हमने सेबी के बारे में बात की थी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है कौन, क्या काम करते हैं वो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डीमैट अकाउंट का टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट का जो कंसेप्ट है सिर्फ वही हमारा पेंडिंग है, उसके अलावा और कुछ बाकी नहीं है, तो उस पर फोकस करते हैं। डीमैट का मतलब है डी मटीरियलाइजेशन, ठीक है। तो डीमैट, डी मटीरियलाइजेशन जो वर्ड है वो उस तरीके से ये फ्रेम हुआ है, ये जो वर्ड कॉइन किया गया है कि व्हाट इज़ डीमैट। डीमैट मतलब क्या? तो मटीरियलाइजेशन का ऑपोजिट डी मटीरियलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं डीमैट। अब ये टर्म क्यों आया और क्या इसका कंसेप्ट है? देखो, ट्रेडिशनली जो शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे वो पेपर फॉर्म में होते हैं, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है फिजिकली जिस पे लिख के दिया जाता है कि ये कंपनी के शेयर्स हैं, इतने रुपए के हैं, और डिटेल्स होती हैं उसके ऊपर। अब आज पेपर फॉर्मेट और फिजिकल फॉर्मेट का ज़माना वैसे भी नहीं है, ये आप जानते हो। इवन पता है बैंक में जो एफडीज़ कराते हैं ना, तो पहले के टाइम पे ना एफडी के सर्टिफिकेट्स आते थे। मैं खुद जब मैंने अपना बैंक अकाउंट इनिशियली ओपन करवाया था, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती थी कोचिंग फ़ीस में और पार्ट टाइम जो भी इनकम होती थी उससे, तो मैं उसको एफडी करवाता था बैंक में। तो अगर मैंने 5000 रुपीज़ की एफडी करवाई है तो 5000 रुपीज़ का मुझे एक सर्टिफिकेट मिलता था बैंक का प्रिंटेड, जिस पर डिटेल लिखी होती थी, मुझे संभाल के रखना पड़ता था, अगर वो मिसप्लेस हो गया तो प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे काफ़ी बैंक्स ने क्या किया, बोलते हैं आपका सर मोबाइल ऐप है, उसमें जाओ, उसमें से एफडी का ऑप्शन सिलेक्ट करो, अमाउंट इंटर करो, पैसे इमीडिएटली डिडक्ट हो जाएंगे, ऐप में ही आपका एक एफडी अकाउंट बन के क्रिएट हो जाएगा। फिजिकल सर्टिफिकेट हम नहीं देते। मैं बोला क्यों? बोले ग्रीन इनिशिएटिव, सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव कॉस्ट। क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे आने की? आपको जब एफडी करानी कराओ, जब आपको उसको क्लोज कराना है क्लोज करा दो, पैसा तुरंत अकाउंट में ट्रांसफ़र। मैं बोला ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, मुझे ब्रांच पे जाना नहीं पड़ेगा, मेरा पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, पेपर बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट सेविंग में भी बेनिफिशियल होती हैं। तो वैसे ही शेयर्स वाला जो पूरा सिस्टम है ट्रेडिंग का, वो सारा अब ऑनलाइन हो चुका है, और आप फिज़िकली ना करके उसको ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं खुद कितनी बार शेयर्स परचेज या सेल करता हूँ तो मैं मोबाइल ऐप से ही करता हूँ। जैसे आप अलग अलग पेटीएम यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, वैसे पेटीएम मनी करके एक ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब स्टॉक्स करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ज़ीरोधा करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको केवाईसी अपडेट करने के बाद पैन कार्ड, चेक डिटेल्स, वो सब तो देनी ही पड़ती है, बट केवाईसी अगर आपका अपडेटेड है देन यू कैन गो फॉर डीमैट प्रोसेस। और आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन कर लो, फिर आप मोबाइल में से इमीडिएटली शेयर खरीद सकते हो, शेयर बेच सकते हो। तो बहुत क्विक और इजी सिस्टम है। और इंट्राडे और डे टू डे इमीडिएट ट्रेडिंग करने वाले लोग ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डीमैट अकाउंट का बेसिक सिस्टम कि व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट। अब इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पेटीएम मनी करके ऐप है, तो उस पर आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ये इवन आपका आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक का अकाउंट हो, उस पर भी आप ओपन करवा सकते हो। फ़ायदा ये रहता है कि आप शेयर्स को कभी भी, जो मार्केट के आर्स होते हैं, मतलब सुबह 9:15 से लेके आफ्टरनून 3:30 3:45 के बीच में, 3:30 तक, उसके बीच में कभी भी आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो जब मार्केट ओपन है। तो वो फ़ायदा आपको मिलता है ऑनलाइन, बस ऑनलाइन फैसिलिटी है। तो एक बार एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो बैंक में, उसका एनुअल चार्ज रहता है जो आपको पे करना रहता है, वो आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अदर देन दैट आपको और कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है। जो पैसा उसके अंदर लोड करना है करो, शेयर खरीदो, सारा चीज़ें हैं वो मेंटेन करो। तो ये रहेगा। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब डीमैट वाले केस में क्या होता है, कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो जिनका रोल रहता है, वो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज वो एंटिटी है जो आपका शेयर्स का ऑनलाइन डेटा मेंटेन करती हैं कि आपने कौन सा शेयर खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब बेचा, कितने में बेचा। वो सारा जो डेटा है ना, दैट इज़ अ डेटा बैंक। तो वो लोग डिपॉजिटरीज होते हैं जो आपके शेयर्स आपके बिहाफ पे हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे पैसों के मामले में बैंक होती है, वैसे ही शेयर्स के मामले में, डीमैट शेयर्स के मामले में डिपॉजिटरीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, तो दे आर मेंटेनिंग ऑल योर डेटा। अच्छा, अब ये डिपॉजिटरीज के साथ आपको कांटेक्ट करवाने के लिए या आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चलेगा। इसके लिए कानून बना हुआ है, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इस एक्ट के हिसाब से आपको डीमैट या डीमटीरियलाइज फॉर्मेट में शेयर्स को खरीदना, होल्ड करना, मेंटेन करना, ट्रेड करना अलाउड है। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इन्वेस्टर्स को करना क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है अगर उसको ये सर्विसेज चाहिए तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लिख के।
क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, हम बात कर लेते हैं डिपॉजिटरी के सिस्टम की। अब मुझे, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ डीमैट ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स खरीदने हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सपोज़ पेटीएम मनी, जस्ट अ मिनट, तो मैं सपोज़ पेटीएम मनी का ऐप डाउनलोड करता हूँ। ये मोबाइल ऐप है, मैंने ऐप डाउनलोड किया, इसके थ्रू मैं सारे शेयर्स खरीदना और बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब पेटीएम मनी एक इंटरमीडियरी है जो मुझे फैसिलिटी देता है कि मैं उसके थ्रू शेयर्स का सेल परचेज कर सकूँ। लेकिन जो भी शेयर्स मैं डीमैट फॉर्मेट में ऑनलाइन परचेज करता हूँ, उसके स्टोरेज का काम पेटीएम मनी खुद नहीं करता है। शेयर वो अपने पास संभाल के नहीं रखता है। पेटीएम मनी जो है ना, ये एक एजेंट है, हम इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इन्वेस्टर। पेटीएम मनी कौन है? पेटीएम मनी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और जो भी शेयर ये मेरे लिए खरीदता और बेचता है, इसका हिसाब किताब कौन रखता है? उसके लिए एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है। अब इसके दो नाम है, एक है CDSL, एक है NSDL। ये नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे डिपॉजिटरीज हैं जो सारे डीमैट शेयर्स का हिसाब किताब रखती है। इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से, तो डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, इन्वेस्टर कौन है, ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। इसके बाद आगे वही चीज़ एक्सप्लेन की है उन्होंने, डिपॉजिटरीज क्या होती है। इंडिया में उन्होंने बोला है कि आप एक कंपनी फ्रेम कर सकते हो जो डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करे। उस पर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 भी एप्लीकेबल होगा, कंपनी लॉ भी एप्लीकेबल होगा, सेबी के रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे। ये क्लैरिफाई कर दिया। अभी बोला कि फ़िलहाल इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक को हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, दूसरा बोलते हैं CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज़ हैं जो डिपॉजिटरीज की तरह काम करती हैं, एक्ट करती हैं और डेटा मेंटेन करने का काम कर रही हैं, ठीक है, क्लियर है। फुल फॉर्म दिया हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखो लास्ट में तो लिमिटेड ही आने वाला है, नेशनल N से पता चल ही रहा है, सिक्योरिटीज़ S और डिपॉजिटरी D वो कॉमन टर्म्स हैं। देखो सेकेंड वाले में भी वही है, C जो है वो सेंट्रल हो गया, D अगेन डिपॉजिटरी, S अगेन सर्विसेज और लिमिटेड L के लिए होने वाला है। तो NSDL CDSL, ठीक है, तो ये दो है जो डिपॉजिटरीज की तरह काम कर रही हैं, ऐसा बताया हुआ है। अबव बोथ द डिपॉजिटरीज प्रोवाइड देयर सर्विसेज थ्रू इंटरमीडियरीज हु आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स। कौन है इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके एजेंट्स? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर ब्रोकर्स, ये सब लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनके एजेंट्स हैं, इनके ब्रोकर्स हैं, इनके इंटरमीडियरीज हैं जो डिपॉजिटरीज के बिहाफ पे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। आपको ऐसा ध्यान में रख के चलना है। क्लियर हो गया? अब इसकी डिटेल समझाइए कि NSDL क्या होता है, CDSL क्या होता है। देखते हैं। NSDL के बारे में बोला है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड है, 1996 से रजिस्टर हो चुकी है। और NSDL को प्रमोट किसने किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, NSE, ठीक है, जो नेशनल निफ्टी स्टॉक जो हम बोलते हैं निफ्टी 50, तो NSDL जो है इसको प्रमोट करने का काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया, एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इनमें इनको हेल्प किया, ठीक है, ये हुआ। इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द NSDL इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है तो हर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो भी काम इनको करना है ये उस तरीके से करते हैं। फीस इज चार्ज फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर। मतलब जो डिपॉजिटरीज हैं वो आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेती अगर आप इन्वेस्टर हो। जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, मतलब जैसे पेटीएम मनी है या जीरोदा है या अपस्टॉक्स है या ICICI बैंक है, उनकी सिक्योरिटीज़ है, या फिर और कोई बैंक है, SBI है, एक्सिस है, HDFC, ये जो भी आपको डीमैट फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उन लोगों से जो है ये डिपॉजिटरीज पैसे चार्ज करती है। इन शॉर्ट ऐसा हो गया,
ये लोग पैसा हमसे चार्ज नहीं करते, ये लोग पैसा चार्ज करते इनसे, पेटीएम मनी से। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज सम फीस फ्रॉम द कस्टमर। अभी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे मैंने जीरोधा पे अकाउंट ओपन किया जिसमें मैं शेयर्स का ट्रेडिंग करता हूँ, तो जीरोधा वाला क्या करता है, हर क्वार्टर बेसिस पे 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी मुझसे चार्ज करता है एज अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि उसका भी तो कॉस्ट लग रहा है ना, तो उस तरीके से वो लोग अमाउंट चार्ज करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विसेज फॉर डीमटीरियलाइजेशन, रीमटीरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिटिंग द राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, सब कुछ सारी फैसिलिटी ये लोग देते हैं। शेयर्स, फिजिकल शेयर्स को आप कन्वर्ट भी करवा सकते हो डीमैट में, तो दैट इज कॉल्ड डीमटीरियलाइजेशन। अगर किसी को डीमैट में शेयर्स नहीं रखने और अब उसको वापस फिजिकल में कन्वर्ट कराना है, तो दैट इज कॉल्ड रीमटीरियलाइजेशन, वो भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, वो भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी राइट शेयर या बोनस शेयर इशू करती है और आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का काम भी यहाँ पे NSDL करके दे रही है, फैसिलिटी आपको दे रही है, अकाउंट को फ्रीज करना एट्सेट्रा, बहुत सारी सर्विसेज है। CDSL भी सिमिलर है, अगर आप CDSL के बारे में पढ़ना चाहो तो भी समझ में आ जाएगा, मेरी ज़रूरत नहीं। नीचे आ गए रिपीट पॉइंट्स अपने जो हर बार होते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि रिपीटेशन है, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यहाँ तक तो आपको पता चला होगा। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़ देखें। ट्रेडिंग प्रोसीजर में पहले हिस्ट्री दे रखी है कि पहले काम कैसे होता था। तो पहले सारा काम फिजिकल होता था, मार्केट खुलता था, लोग वहाँ खड़े रहते थे, चिल्लाते थे, रेट बोलते थे, खरीदने का भाव, बेचने का भाव, इतने शेयर उतने शेयर चिट्ठी पे लिख के देते थे। अगर आपने स्कैम सीरीज़ देखी हो या उसका स्टार्टिंग भी थोड़ा बहुत देखा हो, तो उसमें उन्होंने पूरा शो किया है कि 1980s में स्टॉक मार्केट कैसे चलता था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, जो वहाँ का एरिया है जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, तो अगर आप उसमें जाओगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जैसा है, और वहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं वो खड़े होते हैं स्टॉक बेचने के लिए, जो खरीदने वाले हैं वो जाके खरीद के आते हैं, ऐसा सब होता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है, ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा था। बट इंटरनेट के आने के बाद सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, और अब इंटरनेट के आने के बाद क्या होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो, फिर आप ऐप के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो, जिसको खरीदना है वो खरीदे, जिसको बेचना है वो बेचे। फिर ऑर्डर प्लेस करने के भी अलग अलग तरीके। अब कैसा होता है, अभी रिलायंस का शेयर है 2000 रुपये पे बिक रहा है, मुझे लगता है 2000 महंगा है, अगर 1980 रुपीज़ पे आ गया ना तो मैं लेने को रेडी हूँ, बट अभी नहीं लेना है। 2000 मतलब 1999 या 2002 या 2005 रुपीज़ की रेंज में बिक रहा है, इतना महंगा नहीं, ये 1980 रुपये पे आएगा तब मैं खरीद लूँगा। तो आप ऐप के अंदर ऑर्डर प्लेस करके रख दो अपना कि भाई 1980 पे जब आएगा शेयर, अगर आया तो मेरे 100 शेयर लिख लो मैं खरीद रहा हूँ, या 10 शेयर लिख लो मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, छोटा अमाउंट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लिमिट ऑर्डर, कि मेरी लिमिट में आएगा तो बाई कर लेना। तो मैं वो ऑर्डर प्लेस करके रख दूंगा। अगर शेयर 1980 रुपये के भाव पे पहुंचेगा, सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, जैसे ही 1980 के प्राइस पे शेयर पहुंचेगा, मेरा ऑर्डर अपने आप पंच हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर सामने कोई 1980 के प्राइस पे बेच रहा होगा तो मेरे शेयर खरीद लिए जाएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, जो फंड है उसमें मुझे पैसे बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेरे नाम से शेयर परचेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं ऐसा ऑर्डर प्लेस करके रख सकता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली उसको वॉच करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई भाव कितना हुआ, 1980 हुआ कि नहीं, जस्ट हुआ था और फिर वापस बढ़ गया, तो वो सब मुझे झंझट नहीं करना है। मार्केट ऑर्डर करके भी होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि इमीडिएट ऑर्डर प्लेस करो, अभी जो भाव है मैं उस पर खरीदने को रेडी हूँ, मेरा कोई पर्टिकुलर रेट का एजेंडा नहीं है, अभी 2000 रुपये 2000 में ले लो, 10 शेयर बुक करो अपने, ऐसा। तो वो एक होता है मार्केट ऑर्डर, जो अभी करंट रेट चल रहा है ना उसके ऊपर परचेज हो जाएगा। एग्जीक्यूशन मतलब ऑर्डर को फाइनल करना, डील फाइनल कर देना। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ना वो ब्रोकर बनाता है, पूरे दिन में आप उसके थ्रू जितने भी शेयर खरीदते हो, बेचते हो, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसकी डिटेल बना के वो आपको फाइनली मेल कर देता है कि ये आज का हिसाब किताब है, आप संभाल के रख लो। क्लियर हो गया, ये पता चला। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन, सेटलमेंट। आपने जो आज शेयर खरीदे हैं वो प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में आने में कुछ आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, 48 आवर्स लगते हैं, फिर आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होकर दिख जाते हैं, बुक हो गए। बट जो ट्रांसफरिंग करना है उसमें कभी कभी टाइम लगता है, तो सेटलमेंट भी हो जाएगा। पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड ऑल, इन्फॉर्म टू द कस्टमर ऑफ सेटलमेंट, वो सब तो वो लोग मेल के थ्रू बता ही देते हैं और ऐप में दिख जाता है। तो इसके साथ ये सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी।
आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कोई अगर क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से जितना बताना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी एक बार आपको रीड अच्छे से करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, थोड़ा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हो। और ठीक है, जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी ऐप के ऊपर एंड ऑल, तो वो तो अपने डाउट सेशन जब रखेंगे तो उसके अंदर मैं कवर करवा ही लूँगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके साथ ओसी के मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपका सिलेबस पैकअप है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, हम ऐप के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा हम उस सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू करके इसी तरीके से पूरा एंड करेंगे। तो जो ऑफ़र मैंने आपको बताया था, अगर आपको उसके लिए एनरोल करना बाकी है तो अभी भी एनरोल कर लो, टाइम है। टाइम निकल गया फिर ऑफ़र चला जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।